हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होगा। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। 2019 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन आपको आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मतलब रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम 2023 के मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 16 तक इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और हमारे चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स में 2020, 21, 22 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। और चैप्टर वाइज चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मतलब पीवाईक्यूज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 16 तक क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न 1 का क नंबर है, निम्न में अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या कौन सा है उसको हमें बताना है। तो यहाँ पर जो पॉइंट 1 है 0.125 है, ये शांत दशमलव प्रसार है तो ये परिमेय संख्या होता है। 2√2 ये अपरिमेय संख्या है और 2√4 है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। 2√4 है तो 2 गुणा इसके बीच में गुणा है, √4 का मान 2 होता है तो 2 दूनी 4, तो ये परिमेय संख्या है। नेक्स्ट यहाँ पर है √2 और √8 है। तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर √2 है, √8 को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो यहाँ पर 2 का जोड़ा बन गया है। तो ये बाहर आ जाएगा रूट से और 2 अंदर रहेगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बना है। तो √8 को 2√2 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर गुणा करेंगे, √2 यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर गुणे में ये 2 है तो 2 दूनी 4। तो √2 गुणा √8 को जब सॉल्व करेंगे तो उसका मान 4 आता है, जो कि परिमेय संख्या है। ये परिमेय है, ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पर खा नंबर है बहुपद x² - 3 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर शून्यकों का योगफल हमें निकालना है। तो बहुपद दिया है x² - 3, तो शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। इसमें a, b और c का मान निकालना होगा। तो यहाँ पर बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx + c होता है। तो यहाँ से इनकी तुलना करने के बाद यहाँ पर a का मान आ जाएगा। x² का गुणांक a है तो यहाँ पर a का मान है 1 और b यहाँ पर x का गुणांक है तो b यहाँ पर x का कोई भी पद नहीं है, इसका मतलब b बराबर 0 है। तो यहाँ पर माइनस का b यहाँ पर 0 है अपॉन a है यहाँ पर 1, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, इसका सही आंसर करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n + 1 है तो 8वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका गा को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है nवां पद यहाँ पर दिया है 3n + 1 है। यहाँ पर 8वां पद निकालना है, मतलब a8। n के जगह पे यहाँ पर ये an है, n के जगह पे यहाँ पर 8 रखना है। तो यहाँ पर 3, 8 + 1 इस तरीके से है। तो 3 × 8 = 24 प्लस का 1 तो 24 और 1 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि sin a बराबर 1/2 तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें cos a का मान निकालना होगा। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर घा नंबर है, घा नंबर में यहाँ पर sin a = 1/2 है। अब यहाँ पर cos a का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे sin a का मान मतलब 1/2 कब आता है, मतलब साइन कितने का मान 1/2 आता है, हमें उसको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर sin 30 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे sin 30 1/2 है यहाँ पर। तो sin a का मान कब 1/2 होता है, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होता है। तो 1 यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे समझने के लिए, sin 30 का मान 1/2 होता है।
तो यहाँ पर 1/2 की जगह पे साइन 30 रखेंगे, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री हो जाएगी। अब यहाँ पर कॉस ए का मान निकालना है, तो कॉस ए का मान यहाँ पर क्या है, 30 है, ए का मान 30 है, तो यहाँ पर कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, √3/2। नेक्स्ट यहाँ पर ये हमारे सिलेबस से हट गया है, इसको नहीं सॉल्व करना है, इसको भी हमें सॉल्व नहीं करना है। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² + kx - 6 = 0 का एक मूल 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें k का मान निकालना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया है द्विघात समीकरण x² है, ये 6 है प्रश्न नंबर। द्विघात समीकरण है x² + का kx - का 6 = 0 का मूल यहाँ पर दिया है, मूल बराबर 1। मूल का मतलब होता है, मतलब x का वह मान जिसको हम x के जगह पे रखेंगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये जो मूल दिया रहता है ये बेसिकली x का मान होता है। तो x के जगह पे हम 1 रखेंगे, फिर यहाँ पर 1 - का 6 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + k - का 6 = 0। तो यहाँ पर 6 - का 6 है और यहाँ पर प्लस का 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -5 प्लस माइनस, इनको माइनस करेंगे और बड़ी संख्या सामने माइनस तो माइनस आ जाएगा। अब k का मान निकालना है, तो 5 माइनस का इक्वल के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो k का मान निकालना था, तो k का मान यहाँ पर 5 है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता हमें निकालना है। तो पासे को जब फेंका जाता है तो उसमें जो संख्याएं आती हैं, पासे को फेंका जाता है तो उसमें संख्या 1 2 3 4 5 6 तक आती हैं। सम संख्या यहाँ पर कितनी होती हैं, सम संख्या यहाँ पर 2 4 6। तो यहाँ पर कुल संख्याएं कितनी हैं, 3 हैं, और सम संख्या कितनी है, 3 है, और टोटल पासे में जो संख्याएं हैं वो 6 हैं। अब तो सम संख्या आने की प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल यहाँ पर सम कितनी है, 3 है, और कुल परिणाम यहाँ पर 6 है। तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो 1/2 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न नंबर 2 जो कि सिलेबस से हट गया है। दूसरा यहाँ पर है, तीसरा प्रश्न है द्विघात समीकरण ax² + का bx + c = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी यदि b² - 4ac = 0। यहाँ पर b² - 4ac जो विविक्तकार का मान दिया है, विविक्तकार का मान यहाँ पर दिया है। जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण दिया है ax² + का bx + का c = 0, और यहाँ पर मूलों की प्रकृति क्या होगा वो बताना है। और इसमें बताया गया है विविक्तकार d बराबर होता है b² - का 4ac है, जो कि विविक्तकार का मान यहाँ पर 0 दिया है। तो विविक्तकार का मान d का मान मतलब b² - 4ac जब 0 के इक्वल आता है तो 2 बराबर और वास्तविक मूल होते हैं। तो यहाँ पर लिखना है 2 बराबर इस तरीके से लिखना है, 2 बराबर और वास्तविक मूल होते हैं। तो इसके जो मूल होते हैं उसको भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस का b/2a। यहाँ पर 2 बराबर वास्तविक मूल माइनस का b/2a, इस तरीके से है। ओनली यहाँ पर पूछा गया है कि मूलों की प्रकृति क्या है, तो मूलों की 2 बराबर और वास्तविक मूल होते हैं, इतना लिखेंगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। और जो मूल है, मूल निकालने का जो फॉर्मूला है माइनस का b/2a, जब 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं तो इस तरीके से मूल निकाला जा सकता है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। इसमें बोला जा रहा है कि समांतर श्रेणी 2 4 6 8 का nवां पद क्या होगा। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी दिया है, प्रश्न नंबर है 4। समांतर श्रेणी मतलब AP यहाँ पर दिया है 2 4 6 8 का nवां पद क्या होगा। nवां पद हमें निकालना है an का जो फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d।
इस तरीके से है। अब यहाँ पर ए एन बराबर ए यहाँ पर है 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ए यहाँ पर है 2 और डी निकालना है, मतलब इनके बीच का अंतर कितना है। तो दूसरे पद से पहले पद को माइनस कर देंगे, 4 माइनस 2 बराबर 2 आ जाएगा। सेम यहाँ पर तीसरे से दूसरे पद को माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, तो यहाँ पर डी 2 आ रहा है। तो डी का मान यहाँ पर 2 रखेंगे, फिर यहाँ पर 2 से अंदर गुणा करेंगे तो 2 एन आ जाएगा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 2, माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 एन आ जाएगा। तो एन बा पद यहाँ पर 2 एन है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, बिंदु 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी क्या है, उसको हमें बताना है। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है प्रश्न नंबर 5, बिंदु 3,4 का एक्स अक्ष से दूरी हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर काटीय तल बनाना है। ये एक्स अक्ष है, एक्स डैश, वाई और वाई डैश है। 3,4 बिंदु किस मतलब किस में आएगा, पहले उसको हमें बताना है। किस चतुर्थांश में आना है, 3,4 किस चतुर्थांश में आएगा, पहले उसको हमें 3,4 बिंदु को दिखाना है। तो यहाँ पर 3 और 4 प्लस में है, तो जो प्रथम चतुर्थांश है, पहला चतुर्थांश है ये वाला, इसमें 3,4 आएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस तरीके से। एक्स अक्ष में 3 है यहाँ पर और वाई अक्ष में 4 है, 1 2 3 4 यहाँ पर, तो इधर कहीं आ जाएगा इस तरीके से। ये बिंदु 3,4 प्रथम चतुर्थांश में आएगा। अब इसमें बोला जा रहा है कि जो ये बिंदु है, माना कि ये ए बिंदु है, ए बिंदु एक्स अक्ष से कितना दूरी है। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष से कितना दूरी है, तो यहाँ पर एक्स अक्ष से दूरी 1, ये है 1 2 3 4, तो 4 इकाई दूरी है। मतलब बिंदु ए 3,4 एक्स अक्ष से 1 2 3 4, 4 इकाई दूरी है। सेम अगर यहाँ पर पूछा जाता कि वाई अक्ष से कितना दूरी है, तो यहाँ पर वाई अक्ष का अगर पूछा जाता तो यहाँ पर वाई अक्ष से कितना दूरी है, 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, 3 इकाई दूरी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु 3,4 एक्स अक्ष से दूरी बराबर 4 इकाई है। इस तरीके से हमें लिखना है, ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका आंसर होगा, यहाँ पर एक वृत्त है, वृत्त के बाह्य बिंदु माना ये है, तो बाह्य बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक स्पर्श रेखा इस तरीके से खींची जा सकती है जो वृत्त को टच करता है, मतलब इस बिंदु पर स्पर्श करता है। सेम यहाँ पर इस तरीके से अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस बिंदु पर स्पर्श करता है। तो यहाँ पर बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसको हमें इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से लिखना है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आंकड़े 4 6 3 8 2 और 7 का माध्य क्या है, इसका हमें माध्य निकालना है। तो यहाँ पर माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है, प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो यहाँ पर जो आंकड़े दिया है 4 6 3 8 2 7, इनको हमें क्या करना है, प्लस करना है। और यहाँ पर कुल प्रेक्षणों की संख्या क्या है, प्रेक्षणों का योग मतलब इनको प्लस करना है। फिर यहाँ पर प्रेक्षणों की कुल संख्या, तो यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 है। तो यहाँ पर 6 में बटे करना है, भाग देना है। तो यहाँ पर 4 + 6 + 3 + 8 + 2 + 7, इस तरीके से लिखना है। प्रेक्षणों का कुल योग, प्रेक्षणों की कुल संख्या यहाँ पर है 6। जब इन सारे संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आएगा, यहाँ पर इनको जोड़ने के बाद आएगा 30 और बटा 6, तो 6 पंजे 30, तो यहाँ पर आ जाएगा माध्य यहाँ पर आ जाएगा 5। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित दिए गए आंकड़ों का माध्यक क्या है। तो इसमें हमें माध्यक निकालना है। प्रश्न नंबर 9 है,
माध्यक निकालने के लिए, माध्यक का मतलब होता है कौन सी संख्या जो इस आंकड़े के बीच में है। तो आंकड़ा यहाँ पर दिया है 14, 15, 18, 21, 25, 27, 31, 35 और 38। तो ये है, मतलब छोटे से बड़े में यहाँ पर ये आरोही क्रम में है। सबसे पहले जो आंकड़ा दिया रहेगा, अगर यहाँ पर आंकड़ा आरोही क्रम में नहीं है तो यहाँ पर हमें आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले इसको लिखना है। लिखने के बाद देखना है कि कौन सी संख्या बीच में है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर 9 संख्याएं हैं। तो सब बीच में कौन सी संख्या आएगी? 25। तो इस आंकड़े का माध्यक यहाँ पर 25 है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये 2 मार्क्स वाले प्रश्न हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर संख्याएं दिया है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना होगा। 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। नेक्स्ट यहाँ पर 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अब इसको लिखेंगे इस तरीके से, 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 को लिखेंगे 3 गुणा 5, 21 को लिखेंगे 3 गुणा 7। अब यहाँ पर कॉमन क्या है? सबसे पहले यहाँ पर कॉमन लिख लेंगे। एलसीएम इस तरीके से लिया जाता है, ये संख्याएं तीनों में कॉमन है। तो एलसीएम में जो संख्याएं सब में कॉमन है उसको एक बार लिखा जाता है, और जो संख्याएं ऐसे ही, जैसे यहाँ पर 2 गुणा 2 है, 5 और 7, और जितनी भी सारी बची हुई संख्याएं उसको भी हमें लिखना होता है। लेकिन यहाँ पर जो संख्या कॉमन आ रहा है, जैसे 3 कॉमन है तो उसको हमें एक बार लिखना है। अब यहाँ पर 2 गुणा 2 है, 5 गुणा 7 है। इन सभी संख्याओं को हमें गुणा करना है। इन सभी संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 420, इसका एलसीएम है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11। द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस का 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें मूल ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण दिया है, इसमें मूल ज्ञात करना है, मतलब सबसे पहले द्विघात समीकरण को हमें सॉल्व करना है और x का मान निकालना होगा। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का जो मेथड है, अचर पद यहाँ पर 6 है और x² का गुणांक यहाँ पर 1 है। इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अब यहाँ पर ऐसी 2 संख्याएं हमें लेनी है जिसको माइनस करने के बाद यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 आता है और यहाँ पर 6 एकम 6, 6 गुणा 1, इस तरीके से 2 यहाँ पर जोड़े हैं। अब यहाँ पर देखना है, 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, जबकि यहाँ पर 1 है। अब 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आ रहा है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखेंगे x² प्लस, यहाँ पर लिखेंगे 3x, इसको हमें तोड़ना है, 3x माइनस 2x। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1x आ जाएगा, माइनस का 6 बराबर 0। अब यहाँ पर x² प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 6 बराबर 0। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो ये x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचा है x प्लस 3। अब यहाँ से कॉमन लेंगे 2 और माइनस की संख्या कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 3 बराबर 0। अब यहाँ पर x प्लस का 3 और यहाँ पर x माइनस का 2 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे x प्लस का 3 बराबर 0 है, तो x का मान होगा माइनस का 3। सेम यहाँ पर इसको एक बार 0 के इक्वल लिखना है, फिर इसको हमें 0 के बराबर लिखना है। माइनस का 2 बराबर 0, x बराबर 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मूल यहाँ पर x बराबर, जो मूल है, मूल बराबर माइनस का 3,2 है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। प्रश्न नंबर 13। बिंदुओं 5, माइनस का 6 और माइनस का 1, माइनस का 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बिंदु दिया है, माना कि a बिंदु है 5, माइनस का 6 और यहाँ पर दूसरा बिंदु है b माइनस का 1, माइनस का 4। 2 बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो माना कि ये एक रेखा है, ए बी रेखा है। यहाँ पर 5, माइनस का 6 और यहाँ पर माइनस का 1, माइनस का
4 है। y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? तो y अक्ष के लिए जो बिंदु हो जाता है, y अक्ष के लिए जो बिंदु है, माना कि P बिंदु है, तो P बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0, y हो जाएगा। y अक्ष के लिए y के जगह पे y आ जाएगा और x के जगह पे 0 आ जाएगा। y अक्ष के लिए x 0 होता है, तो y अक्ष के लिए जो बिंदु है P 0, y है। माना कि बिंदु यहाँ पर P है, इसका निर्देशांक है 0, y। अब हमें अनुपात निकालना है, तो अनुपात को भी हमें मान लेंगे k अनुपात 1 है। माना अनुपात k अनुपात 1 है। ये हमारा अनुपात है। अब इसमें हमें अनुपात निकालना होगा, तो यहाँ पर अनुपात निकालने के लिए a p के बीच की दूरी निकालना होगा, फिर यहाँ पर p b के बीच की दूरी निकालना होगा। अब हमें k का मान निकालने के लिए विभाजन सूत्र का उपयोग करना होगा। तो विभाजन सूत्र का जो फार्मूला होता है, px, y बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। नेक्स्ट यहाँ पर है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फार्मूला है। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है बिंदु x1 y1 है, x2 y2 है, और ये है जो बिंदु है px, y, ये p बिंदु का निर्देशांक होता है। तो p बिंदु का निर्देशांक 0, y है, और m1 है k, m2 है 1, m1 x2, m1 है 1, x2 है माइनस का 1, m1 x2 प्लस m2, m2 है m1 है k, m1 है k, m1 x2, x2 है माइनस का 1, m1 x2 प्लस m2, m2 है 1, और x1 है 5 अपॉन m1 प्लस m2, तो k प्लस 1, m1 x2। नेक्स्ट है यहाँ पर m1 y2, तो m1 है k, y2 है माइनस का 6 प्लस m2 है 1, और y1 है y1 माइनस का यहाँ पर m1 है m1 k, y2 है यहाँ पर माइनस का 4 प्लस m2 है 1, और y1 है माइनस का 6 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ पर k प्लस 1 है। अब यहाँ पर ये जो फार्मूला है, ये x का फार्मूला है और ये y का फार्मूला है। तो यहाँ पर 0, y है, p बिंदु का निर्देशांक है, तो यहाँ पर माइनस का k प्लस का 5 वट्टा k प्लस 1। अब यहाँ पर माइनस का 4k माइनस का 6 कम 6 बट्टा k प्लस 1। अब यहाँ पर हमें तुलना करना है, 0 को इससे तुलना करना है और y को इससे तुलना करना है। तुलना करने के बाद यहाँ पर k का मान हमें अनुपात निकालना है, तो k का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर 0 से इसकी तुलना करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का k प्लस का 5 बट्टा k प्लस 1 बराबर 0। तो ये k प्लस 1 0 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। माइनस का k प्लस का 5 हो जाएगा बराबर 0। k का मान निकालना है, तो k इक्वल किधर आ जाएगा, तो k का मान यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो k का मान यहाँ पर 5 है। अब हमें अनुपात निकालना है। तो अनुपात हमने माना था, अनुपात है k अनुपात 1 है। तो अनुपात यहाँ पर क्या है, 5 अनुपात 1 है। k का मान यहाँ पर 5 आ रहा है, तो अनुपात k 5 अनुपात 1 है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो ये प्रश्न है 2 मार्क्स के, तो इसको सॉल्व करते हैं।
ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2017 में आया है और 2023 के पेपर में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें बोला गया है कि एक बिंदु दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या, संकेंद्री वृत्त मतलब एक केंद्र में दो वृत्त, ओ केंद्र का वृत्त है, तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनेगा, फिर उसी केंद्र में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा वृत्त बनेगा, मतलब एक केंद्र में दो वृत्त आएंगे, तो वो संकेंद्र वृत्त हैं। तो यहाँ पर जो छोटा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, फिर बड़ा वाला जो वृत्त है ये उसकी त्रिज्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 5 सेंटीमीटर। अब इसमें बोला गया है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जीवा किसे बोला जाएगा, जैसे कि ये एक वृत्त है तो परिधि से परिधि को मिलाने वाली जो दूरी होती है वो जीवा है, जो कि केंद्र से नहीं होता, मतलब केंद्र से होते हुए नहीं जाना चाहिए। ये केंद्र है तो केंद्र से जब ये जाएगा तो ये तो व्यास हो गया है, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जीवा परिधि से परिधि तक मिलाने वाली कहीं से भी हम इसको मिला सकते हैं, तो ये हमारा जीवा हुआ। तो यहाँ पर बड़े वृत्त की जीवा मतलब ए बी क्या है, बड़े वृत्त की जीवा है जो कि इस छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। तो यहाँ पर एक लाइन ए बी इस तरीके से खींचा है, जो छोटे वृत्त जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर उसको पी बिंदु पर स्पर्श करता है। इस तरीके से उसको मतलब हमें बनाना है। अब इसमें बोला जा रहा है कि जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जीवा की लंबाई हमें ए बी की बीच की दूरी हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें चित्र को समझना है कि उसको हमें किस तरीके से बनाना है और इसका हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि ए बी यहाँ पर बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को पी बिंदु पर स्पर्श करता है। तो प्रमेय 10.1 से यहाँ पर प्रमेय 10.1 से बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा द्वारा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। बाह्य बिंदु से जब कोई मतलब ये माना कि ये बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, तो स्पर्श रेखा द्वारा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होता है, तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। जब ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है ओ पी बी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, जिसमें समकोण के सामने वाला भुजा ओ बी ये कर्ण हो जाएगा और ओ पी और पी बी लंब और आधार हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय की मदद से पी बी का मान निकालेंगे। जब पी बी का मान निकल जाएगा तो यहाँ पर ए पी प्लस पी बी ये ए बी का मान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले दिया है दो संकेंद्र वृत्त की दो त्रिज्या, संकेंद्र वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। ज्ञात करना है जीवा की लंबाई ए भी हमें निकालना है। तो प्रमेय 10.1 से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। यहाँ पर ओ पी बी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। जब ये 90 डिग्री का कोण है तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ओ पी बी में पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर ओ पी बी है, ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। तो ओ बी का स्क्वायर यहाँ पर 5 का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर यहाँ पर है 3 का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर। 5 बचे 25, 3 3 9। अब पी बी का स्क्वायर, अब ये इक्वल के इधर जाएगा 9, तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16। अब यहाँ पर पी बी का स्क्वायर है तो 16, यहाँ पर पी बी का मान निकालना है, पी बी का हमें मान निकालना है। तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा रूट का 16, स्क्वायर इक्वल के इधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा। अब यहाँ पर पी बी का मान रूट 16 का मान यहाँ पर 4 होता है, तो पी बी का मान है 4 सेंटीमीटर। अब हमें पी बी से ए बी का मान निकालना है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि केंद्र से वृत्त की किसी भी जीवा पर डाली गई लंब उस जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। केंद्र से यहाँ पर केंद्र से वृत्त के किसी भी जीवा, तो यहाँ पर जीवा क्या है ए बी है, ए बी जीवा पर मतलब केंद्र से डाली गई लंब, यहाँ पर लंब मतलब 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री हो रहा है। प्रमेय 10.1 से यहाँ पर 90 डिग्री हो रहा है। जब ये 90 डिग्री मतलब किसी भी जीवा पर केंद्र से लंब डाला जाता है तो
जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब ए पी बराबर हो जाएगा पी बी। तो यहाँ पर ए पी बराबर हो जाएगा पी बी, जो कि पी बी हमारा क्या है 4 सेंटीमीटर है, तो ए पी भी हमारा क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में बराबर है। तो जीवा यहाँ पर ए बी पूरा है, तो जीवा ए बी हमें निकालना है, तो ए पी प्लस पी बी हो जाएगा, ए पी प्लस पी बी। ए पी 4 सेंटीमीटर है, तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर जीवा ए बी की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 का अथवा वाला प्रश्न है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो एक वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र यहाँ पर माना ओ है, और एक बिंदु ए माना कि यहाँ पर ए बिंदु है। तो एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो वृत्त का केंद्र ये है और एक बिंदु ए है, तो इसके बीच की जो दूरी है 5 सेंटीमीटर है। और इसमें बोला जा रहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, तो ए बिंदु से हम वृत्त पर एक स्पर्श रेखा इस तरीके से खींचेंगे, तो स्पर्श रेखा ए से लेकर यहाँ पर माना ये पी है, स्पर्श रेखा ए पी है, तो ए पी की जो लंबाई है 4 सेंटीमीटर है। अब इसमें बोला जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर जब इसको मिलाएंगे पी ओ को, तो ये वृत्त की त्रिज्या है, तो इसको हमें निकालना है। अब यहाँ पर जो प्रश्न में दिया है इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना है कि एक बिंदु ए से वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी यहाँ पर ए पी बराबर 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आपको हिंदी में पूरा लिखना है। और यहाँ पर इस बिंदु से स्पर्श रेखा की जो लंबाई ए पी बराबर 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ए पी यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है और ए ओ यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। सबसे पहले इस तरीके से लिखना है। फिर यहाँ पर हमें वृत्त की त्रिज्या जो कि पी ओ हमें निकालना है, पी ओ का मान हमें निकालना है। अब इसमें हम देखेंगे कि त्रिभुज, इसमें देखेंगे कि कोई मतलब बाह्य बिंदु प्रमेय 10.1 से बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये हमारा स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु P है, तो P से जाने वाली त्रिज्या यहाँ पर PO है, तो PO पर लंब होता है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से यहाँ पर प्रमेय 10.1 आपको पूरा लिखना है। लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे कि AP लंब है PO पर, AP पर लंब है PO, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब यहाँ पर कोण APO बराबर 90 डिग्री। इस तरीके से लिखेंगे। प्रमेय 10.1 से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो यहाँ पर त्रिभुज APO में पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर हम दो त्रिभुज का मान हमें पता है, दो त्रिभुज के दो भुजाओं का मान हमें पता है, तीसरा भुजा यहाँ पर ये निकालना है, वृत्त की त्रिज्या हमें निकालना है। तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज APO में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर हो जाएगा AO का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर रखना है। AO का स्क्वायर यहाँ पर 5 का स्क्वायर बराबर AP का स्क्वायर यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। 5 बजे 25 हो जाएगा, बराबर 4 चक्कू 16 प्लस का PO का स्क्वायर। 16 बराबर किधर आएगा, तो यहाँ पर 25 माइनस का 16 बराबर PO का स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 PO का स्क्वायर। PO निकालना है तो स्क्वायर बराबर किधर आएगा, तो रूट में बदल जाएगा। अब यहाँ पर रूट का 9 बराबर PO, अब रूट का 9 का मान यहाँ पर 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो PO का मान यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, जो कि वृत्त की त्रिज्या है। तो इस तरीके से लिखेंगे, अतः वृत्त की त्रिज्या
वृत्त की त्रिज्या PO बराबर 3 सेंटीमीटर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। प्रश्न नंबर 15 है नेक्स्ट। दी गई आकृति में यदि PQ समांतर है RS है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज POQ समरूप त्रिभुज SOR है। तो यहाँ पर आकृति दिया है जिसमें PQ समांतर है RS के। ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं और हमें POQ ये वाला त्रिभुज और इस त्रिभुज को दोनों को हमें समरूप सिद्ध करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज POQ तथा त्रिभुज SOR में इन दोनों त्रिभुजों में हमें इन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि PQ समांतर है RS के। PQ समांतर है RS के, ये प्रश्न में दिया है। तो यहाँ पर जब दो भुजाएं इस तरीके से समांतर होता है और एक तिर्यक रेखा होता है तो इसमें बनने वाली जो ये एकांतर कोण है, जेड शेप में बनने वाला जो एकांतर कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर हो जाएगा। सेम यहाँ पर उल्टा जेड में तीसरा कोण और यहाँ पर चौथा कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। तो सेम यहाँ पर इस त्रिभुज को इस तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ पर ये जो भुजाएं हैं ये आपस में समांतर हैं। तो ये जो दो समांतर भुजा हैं, एक तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पर ये जेड शेप में बनने वाला कोण P और कोण S आपस में बराबर है क्योंकि ये एकांतर है। सेम यहाँ पर दूसरा उल्टा जेड, तो Q कोण R कोण के बराबर हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर दो मतलब रेखाएं ऐसे ही मतलब कट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण होता है ये एकांतर शीर्षाभिमुख कोण होता है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर ये वाला जो कोण है ये आपस में बराबर हो जाएगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज POQ तथा त्रिभुज SOR में इन दोनों त्रिभुज में यहाँ पर हो जाएगा कोण PQO। तो कोण P बराबर हो जाएगा कोण S के, और दूसरा यहाँ पर कोण Q बराबर हो जाएगा कोण R के। फिर यहाँ पर ये जो कोण है POQ कोण बराबर हो जाएगा ROS के। ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। और ये है एकांतर कोण। सेम यहाँ पर भी हमें रीजन डालना है एकांतर कोण। इस तरीके से यहाँ पर कोण 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 से दोनों जो त्रिभुज है ये हमारा समरूप हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर अतः त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR के। तो यहाँ पर एंगल समरूपता कसौटी से यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरीके से इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छाएं निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो। ये प्रश्न है 2 मार्क्स के, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में दिया है एक थैले में लाल गेंद यहाँ पर 3 हैं, तो लाल गेंद की संख्या यहाँ पर 3 है, काली गेंद की संख्या यहाँ पर 5 है और कुल गेंद की संख्या इनको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8। अब एक थैले में से एक गेंद यदृच्छाएं निकाली जाती हैं। यदृच्छाएं माने बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल हो। तो लाल गेंद निकालने की हमें प्रायिकता निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रायिकता निकालने का जो फार्मूला होता है PEE, यहाँ पर कोई भी घटना है तो किसी भी घटना घटित होने की जो प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बट्टा
अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम यहाँ पर अनुकूल लाल गेंद निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो लाल गेंद की संख्या यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। सेम यहाँ पर कुल परिणाम मतलब कुल गेंद की संख्या यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर लाल गेंद निकालने की प्रायिकता निकालना है, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता अनुकूल यहाँ पर हो जाएगा 3 और कुल है यहाँ पर 8, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता यहाँ पर 3/8 है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट इसका जो दूसरा पार्ट है, और प्रश्न में बोला जा रहा है कि 52 पत्तियों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ते निकाला जाता है, तो लाल रंग के बादशाह को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो ताश के पत्ते हैं उससे रिलेटेड ये प्रश्न है। प्रायिकता वाले चैप्टर में ताश के पत्ते को हमने डिटेल से समझाया है, वहाँ से प्लेलिस्ट को चेक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने जो ताश के पत्ते हैं उसमें किस तरीके से मतलब कितने प्रकार के पत्ते होते हैं, सारे सब कुछ को हमने डिटेल से समझाया है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि 52 पत्तियों को अच्छी प्रकार से फेंटी जाती है, तो ताश के पत्तों में कुल पत्तों की संख्या यहाँ पर 52 है। अब लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग का बादशाह यहाँ पर लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 लाइन यहाँ पर लाल होता है और 2 यहाँ पर काले। टोटल यहाँ पर सब में 13 पत्ते होते हैं और यहाँ पर बादशाह सब में 1 होता है, तो लाल रंग के 2 है, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर बादशाह हो जाएगा, तो बादशाह लाल रंग के बादशाह यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पर 2 और कुल परिणाम यहाँ पर हो जाएगा 52। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 से इसको जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर 1/26 हो जाएगा, तो लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता यहाँ पर 1/26, तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो का हेल्प सबको मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।